Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today the lecture is about हेमाटोपोइसिस और इसमें भी हम जो है ना डिटेल पढ़ेंगे ग्रैन्युलोसाइटोपोइसिस की, न्यूट्रोफिल्स पढ़ना है इसमें हमने, और न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स के बारे में और सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक लेफ्ट शिफ्ट, ल्यूकोमॉइड रिएक्शन और CML. ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ से ओवरव्यू दे देती हूँ. अच्छा, ये देखें हेमाटोपोइसिस का मतलब क्या है. दिस इज़ डिफाइंड एज सेल्स प्रोडक्शन इन द बोन मैरो. तो सबसे पहले ये देखें स्टार्ट कहाँ से होता है. जो इनका जो मोस्ट प्रोजेनिटर सेल है ना, दैट इज़ कॉल्ड हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल. उससे अब आगे दो तरह के लिनिएज स्टार्ट होती है, दो तरह के सेल्स होंगे, माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स. तो ये सारी हमारी माइलॉइड लिनिएज है और ये लिम्फोइड लिनिएज है. अब आपको पता है कि माइलॉइड स्टेम सेल्स से फिर आगे डिफरेंट तरह के सेल्स बनते हैं, एज यू नो वेरी वेल. उसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं. फिर वाइट ब्लड सेल्स में भी हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स. और जो लिम्फोइड लिनिएज है उसमें ऑब्वियसली लिम्फोब्लास्ट्स और फिर आगे लिम्फोसाइट्स बनेंगे. Erythropoiesis, first you need to see the sections. This is the bone marrow, blood, and then the tissues. So some cells reach up to the level of tissues, and most of the cells remain in the circulation. From the bone marrow, and when we are talking about erythropoiesis, it starts from erythroblasts and then reticulocytes. What actually happens, these reticulocytes, they have nucleus, they drop their nucleus in the bone marrow, and then they enter the circulation. So the first cells of the erythropoiesis series to enter circulation are the reticulocytes. They enter the blood, and within 1 to 2 days they develop into mature erythrocytes. Stimulus is EPO, erythropoietin. It stimulates bone marrow to increase reticulocytes and then erythrocyte production in case of tissue hypoxia. And about thrombopoiesis, myeloid stem cell differentiates into megakaryoblast, then the megakaryocytes. At the level of megakaryocyte, what actually happens, न्यूक्लियस डिवाइड्स बट सेल डजेंट. यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन होती है लेकिन सेल डिवीजन नहीं होती. तो मेगाकैरियोसाइट के जो फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, दे आर कॉल्ड प्लेटलेट्स एंड दे एंटर द सर्कुलेशन. थ्रोम्बोपोइसिस का जो स्टिमुलस है दैट इज कॉल्ड TPO, थ्रोम्बोपोइटिन, एंड इट इज़ रिलीज फ्रॉम द लिवर. जो EPO है ना, दैट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोइसिस. इट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम JG सेल्स ऑफ द किडनी. नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रैन्युलोसाइटोपोइसिस. ग्रैन्युलोसाइट्स हमारे पास तीन तरह के सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं. अच्छा, अब आप ये देखिए, इसमें से जो सबसे ज़्यादा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके हमने सारी स्टेजेस पढ़नी है जिसकी प्रोडक्शन की, वो हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं. आप ये देखो कि माइलोब्लास्ट से बन रहे हैं यूसिनोफिल्स भी, बेसोफिल्स भी. बेसोफिल्स यू कैन सी वेरी वेल द ब्लूइश शेड, और यूसिनोफिल्स का पिंक शेड है. अगर हम बात करें ना न्यूट्रोफिल्स की, तो इसके ना सीरीज़ ऑफ इसमें स्टेप्स होते हैं, इसमें डिफरेंट स्टेजेस हैं सेल्स की. सबसे पहले जो माइलोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है प्रोमाइलोसाइट में, फिर माइलोसाइट्स, फिर मेटामाइलोसाइट्स, देन बैंड सेल्स, एंड देन द सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. So here is a clinical relevance point. Band cells do enter circulation normally in very small amount. ठीक है, जो सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, दे आर द मेन सेल्स इन द सर्कुलेशन. तो फिर किन कंडीशंस में बैंड सेल्स बढ़ जाते हैं इन द ब्लड, इन द सर्कुलेशन? तो वो कंडीशंस इन जस्ट लाइक लेफ्ट शिफ्ट में, ल्यूकोमॉइड रिएक्शंस में और CML में तो सारी स्टेजेस बढ़ जाती हैं. इसको अब थोड़ी सी हम डिटेल करेंगे. अबाउट ग्रैन्युलोसाइटोपोइसिस, फर्स्ट विल टॉक अबाउट द स्टेजेस. सबसे पहले होते हैं माइलोब्लास्ट सेल्स हैं. दे डिफ्रेंशिएट इनटू प्रोमाइलोसाइट्स, देन माइलोसाइट्स, मेटामाइलोसाइट्स, then the band cells, and lastly segmented neutrophils. Band neutrophils and then the segmented neutrophils.
अबाउट माइलोब्लास्ट्स अगर हम बात करें तो आप ये देखो, ये तो मोस्ट प्रीकर्सर सेल्स है ना। अब इसके आगे जो सीरीज़ हैं, जो स्टेप्स हैं, उसमें इन सब के ना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। प्रोमाइलोसाइट्स के अंदर होते हैं प्राइमरी एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, प्राइमरी एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स। माइलोसाइट्स के अंदर होते हैं सेकेंडरी स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स। मेटामाइलोसाइट्स में भी सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक्चुअली आई वांट टू टेल यू समथिंग हेयर दैट प्राइमरी एजीरोफिलिक ग्रैन्यूल्स परसिस्ट थ्रू आउट द स्टेजेस। जितनी भी आगे स्टेजेस है ना, प्राइमरी ग्रैन्यूल्स सब में हैं, बट द मेन डिफरेंस इज माइलोसाइट स्टेज ऑनवर्ड सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी स्टार्ट अपेयरिंग इन द सेल्स. What other things present in the primary granules? In primary azerophilic granules, the most important is MPO, myeloperoxidase, which is responsible for killing of pathogens. Then others are defensins, acid phosphatase, proteinases. अब यहाँ पे ये नॉर्मल बात करें कि ये हम नॉर्मल सेल्स की बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट द मेलिग्नेंट सेल्स? अगर जो है ना मेलिग्नेंसी है, लाइक इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं. अगर हम मेलिग्नेंट सेल्स की बात करें, जिस तरह हमारे पास जो कंडीशन है ना, वो है AML, ठीक है, एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया. इसमें इसकी टाइप्स होती हैं. M3 इसका एक वेरिएंट है, M5 है और एक M7 है. जो M3 है ना, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया. एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया, इसके अंदर आपको पता है इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है DIC. तो चले अभी हम इसको क्लिनिकली रिलेट भी कर लेते हैं कि APL में DIC किस तरह होता है. एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया में जो ल्यूकीमिक सेल्स हैं ना, जो ल्यूकीमिक प्रोमाइलोसाइट्स हैं, इनके अंदर कुछ इस तरह के फैक्टर्स आ जाते हैं, जिस तरह टिश्यू फैक्टर लाइक प्रोकोआगुलेंट्स, जो कि नॉर्मली नहीं प्रेजेंट होते. ठीक है, टिश्यू फैक्टर लाइक प्रोकोआगुलेंट्स, फिर कैंसर प्रोकोआगुलेंट्स, और एक होती है एनेक्सिन 3 फैक्टर. तो अब ये तीनों क्या काम करवाते हैं? प्रोकोआगुलेंट्स भी हैं और एनेक्सिन 3. एनेक्सिन 3 इज़ द फिब्रिनोलाइटिक फैक्टर, ये फिब्रिनोलाइसिस करवाता है. नाउ यू कैन सी प्रोकोआगुलेंट्स फिब्रिन फॉर्मेशन करवा रहे हैं, क्लॉट्स बना रहे हैं, और जो एनेक्सिन 3 है ना, ये फिब्रिनोलाइसिस करवा रहा है. तो एट द सेम टाइम क्लॉट्स बन भी रहे हैं और ब्लीड भी हो रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल DIC. तो आई होप सबको समझ आ गई कि APL के अंदर DIC किस तरह होता है. इट इज़ अ ल्यूकीमिया. इसमें जो ल्यूकीमिक एबनॉर्मल प्रोमाइलोसाइट्स होते हैं ना, दे कंटेन टिश्यू फैक्टर लाइक प्रोकोआगुलेंट्स, सम कैंसर प्रोकोआगुलेंट्स, एंड एनेक्सिन 3 विच इज़ अ फिब्रिनोलिटिक फैक्टर. तो इसमें ऑन गोइंग थ्रोम्बोसिस एंड ब्लीडिंग हो रही होती है, एंड दिस इज़ व्हाट द पिक्चर लुक्स लाइक DIC. नेक्स्ट कम्स द माइलोसाइट स्टेज एंड मेटामाइलोसाइट स्टेज. आपको मैंने बताया कि माइलोसाइट स्टेज से ऑनवर्ड सेकेंडरी प्राइमरी ग्रैन्यूल्स के साथ अब सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स भी डोमिनेंट हो जाएंगे. सेकेंडरी स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? इनमें होता है लैप, ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फास्फेटेज. ये वही लैप है जो कि ल्यूकोमोइड रिएक्शन में एलिवेट हो जाता है और CML में इसका लेवल कम हो जाता है. इसके अलावा लैक्टोफेरिन, जो कि आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, लाइसोजाइम्स होते हैं, तो कोलेजिनेज होते हैं. दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द प्रोटीन्स और सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द सेकेंडरी स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स. फिर मेटामाइलोसाइट्स हैं, इनमें भी सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स और प्राइमरी दोनों होते हैं. सेकेंडरी ज़्यादा डोमिनेंट हो जाते हैं. देन मेटामाइलोसाइट्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू द बैंड सेल्स, और बैंड सेल्स से फिर आगे बैंड सेल्स आर नियरली मेच्योर सेल्स, नियरली मेच्योर सेल्स. उसके बाद ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं मेच्योर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स में. तो नॉर्मल केसेस में बैंड सेल्स इन अ वेरी लिटिल अमाउंट दे डू एंटर द सर्कुलेशन, लेकिन पैथोलॉजीज में इनके जो बैंड सेल्स का अमाउंट होता है, नंबर होते हैं इन द सर्कुलेशन, वो इंक्रीज़ हो जाता है. अब वो कौन कौन सी पैथोलॉजीज हैं? इन्फेक्शंस हैं. ठीक है, इन्फेक्शंस में क्या चीज़ आपको नज़र आती है? बैंड सेल्स ज़्यादा नज़र आते हैं. इस कंडीशन को आप नाम देते हो लेफ्ट शिफ्ट का. लेट्स डिस्कस इन अ बिट मोर डिटेल. What's the left shift? This is increased number of
increased number of immature neutrophils, or you can simply say increased neutrophil precursors in circulation. इसमें से कैरेक्टरिस्टिकली जो लेफ्ट शिफ्ट में आपने बात करनी, कौन से सेल्स की बात करनी है? आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंड सेल्स. What are the causes of left shift? Very simple. Infection, inflammation. इनमें सर्कुलेशन में, ब्लड में इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाते हैं एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल लेफ्ट शिफ्ट. फिर अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज़ कॉल्ड ल्यूकोमॉइड रिएक्शन. ल्यूकोमॉइड रिएक्शन जो होती है ना, वो इन्फेक्शन से थोड़ी आगे की स्टेज है. इन्फेक्शन जब सेप्सिस की तरफ चला जाता है ना, सेप्सिस या सेप्टिक शॉक की तरफ, जब ये इतना आगे प्रोसीड कर जाता है, क्लिनिकल पिक्चर बहुत वर्स हो जाती है पेशेंट की, तो इस कंडीशन में जो है ना 3 तरह की चीज़ें आप देखोगे. एक होते हैं ये लेफ्ट शिफ्ट नज़र आएगी, सेकंड पे टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस, फिर थर्ड पे डॉल बॉडीज एंड देन वैक्यूल्स एज वेल. इसमें से जो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें ना ल्यूकोमॉइड रिएक्शन की, इट इज़ कॉल्ड एक्सट्रीम रिएक्टिव ल्यूकोसाइटोसिस. ल्यूकोसाइटोसिस, वाइट ब्लड सेल काउंट कितना बढ़ जाता है? 50,000 और अबव. वाइट ब्लड सेल काउंट इज़ अप टू 50,000 और मोर देन 50,000 सेल्स. ठीक है, इसमें आपको लेफ्ट शिफ्ट मिलती है, मतलब एक जो न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स है ना, वो सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं. 2 तरह के, बैंड सेल्स प्लस मेटामाइलोसाइट्स. दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. लेफ्ट शिफ्ट में ओनली बैंड सेल्स और ल्यूकोमॉइड रिएक्शन में बैंड सेल्स प्लस मेटामाइलोसाइट्स. और ल्यूकोमॉइड रिएक्शन में लैब स्कोर ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेटेस भी एलिवेट होता है. अब बात करते हैं कि टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस क्या होती हैं. टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस जैसे अभी हमने पीछे बात की है कि प्रोमाइलोसाइट्स में प्राइमरी एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब ये जो टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस होती है ना, दीज आर एमपीओ रिच प्राइमरी ग्रैन्यूल्स. इनमें एमपीओ होता है माइलोपारोक्सिडेज, तो एमपीओ रिच प्राइमरी ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस इफ़ देयर इज़ एन इन्फेक्शन, अ सेप्सिस इन द बॉडी. ठीक है, सेप्टिक शॉक है, इसके अलावा ट्रॉमा और बर्न्स भी. ट्रॉमा और बर्न्स की कंडीशन में भी टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस होती है. फिर डोल बॉडीज़ क्या होती हैं? ये पेरिफेरल इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं और फेगोसिटिक वैक्यूल्स बन रहे होते हैं. थोड़ा सा रिव्यू करते हैं व्हाट्स एक्चुअली लेफ्ट शिफ्ट. लेफ्ट शिफ्ट इज़ डिफाइंड एज न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स इन द पेरिफेरल ब्लड. अगर सिर्फ बैंड सेल्स हैं, इट मीन्स इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है. और अगर सवियर सेप्सिस हो गया है, ट्रॉमा है, सवियर बर्न्स का केस है, तो इसमें वाइट ब्लड सेल काउंट अप टू 50,000 हो जाता है. इसको हम ल्यूकोमॉइड रिएक्शन कहते हैं. इसमें ल्यूकोसाइट एल्कलाइन फॉस्फेटेस हाई हो जाता है और पेरिफेरल ब्लड में सर्कुलेशन में आपको बैंड सेल्स के साथ मेटामाइलोसाइट्स मिलते हैं. टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस होती हैं. व्हाट आर दिस टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस? दीज आर एमपीओ रिच प्राइमरी एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स. डोल बॉडीज़ होती हैं जो कि पेरिफेरल लाइट ब्लू कलर्ड इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं सेल्स के अंदर. और वैक्यूल्स क्या होते हैं? दीज आर साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स विच परफॉर्म द फेगोसाइटोसिस. आप ये बुक से भी देख लें. हियर यू कैन सी ये देखिए, inflammatory states like bacterial infection cause neutrophilia and change in neutrophil morphology. Neutrophilia, white blood cell count, neutrophil count तो obviously increase होगा इन्फेक्शन में, इन्फ्लेमेशन में, लेकिन साथ ही साथ न्यूट्रोफिल्स मॉर्फोलॉजी भी चेंज होती है. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स के इमेच्योर जो सेल्स हैं वो अब सर्कुलेशन में आ रहे हैं, जिसको हम लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं. इसके अलावा टॉक्सिक ग्रैन्युलेशंस ये क्या होते हैं? डार्क ब्लू एम्पियो रिच कोर्स एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल्स, डार्क ब्लू कोर्स ग्रैन्यूल्स होते हैं. इसके अलावा डॉल बॉडीज़ हैं जो कि लाइट ब्लू पेरिफेरल इंक्लूजन्स हैं. ये देखें जहाँ पे इन्होंने एरो से मार्किंग की हुई है ना, दीज आर साइड पे जो हैं लाइट ब्लू पेरिफेरल इंक्लूजन, साइड्स पे या पेरिफ्रीज पे, दीज आर डॉल बॉडीज़. एंड देन द साइटोप्लाज्मिक वैक्यूल्स विच आर फेगोसिटिक वैक्यूल्स.
यहाँ से भी देख लेते हैं लेफ़्ट शिफ्ट क्या है, न्यूट्रोफिल प्रिकर्सर्स हैं ब्लड में, ठीक है। इसमें बैंड सेल्स होते हैं, मेटामाइलोसाइट्स होते हैं। अगर इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन है, अर्ली स्टेजेस हैं तो सिर्फ बैंड सेल्स होंगे, अगर ल्यूकोमॉइड रिएक्शन है तो साथ मेटामाइलोसाइट्स भी होंगे। पेरिफेरल ब्लड में इट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, द स्टेजेस ऑफ माइलॉइड प्रोलिफरेशन। इट सिंपली मीन्स के बोन मैरो इज पुशिंग सेल्स आउट अर्ली ड्यू टू द हाई डिमांड, ठीक है। अब माइलॉइड प्रोलिफरेशन इसमें ज़्यादा होती है, इन्फ्लेमेशन है, CML है, इन्फेक्शंस हैं। CML को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ल्यूकीमियास वाले टॉपिक पे जाएंगे। अभी बात करूँगी तो फिर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन क्या है, देखें इसके नेम में ही दो टर्म्स हैं, ल्यूको और एरिथ्रो। तो इसमें लेफ्ट शिफ्ट के साथ साथ RBC प्रिकर्सर्स, मतलब वाइट ब्लड सेल प्रिकर्सर्स एंड रेड ब्लड सेल प्रिकर्सर्स दोनों ही आपको सर्कुलेशन में मिलते हैं। ये कब होता है, जब बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बोन मैरो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, जैसे कि माइलोफाइब्रोसिस। एंड इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक जो सेल्स होते हैं ना पेरिफेरल स्मीयर पे, दैट आर कॉल्ड टीयर ड्रॉप सेल्स। और इसके अलावा मेटास्टेसिस में भी ये ल्यूको एरिथ्रोब्लास्टिक रिएक्शन हो सकता है। ये अभी तक हमने सारी बात की है माइलोजेनेसिस की, बल्कि इसमें भी ये रहता है मोनोसाइटोजेनेसिस, जिससे फिर मोनोब्लास्ट्स बनते हैं, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट्स, एंड व्हेन दीज मोनोसाइट्स एंटर द टिश्यूज नाउ दे आर कॉल्ड टिश्यू मैक्रोफेजेस। और भी ये डिफरेंट टिश्यूज़ के हिसाब से इनके डिफरेंट नेम्स हैं, जैसे लिवर में अगर तो आप इनको कफर सेल्स कहते हैं, अगर स्किन में है तो हिस्टियोसाइट्स कहते हैं, अगर ब्रेन में है तो जो ब्रेन के माइक्रोग्लाया सेल्स हैं तो डिफरेंट इनके जो फिर नाम हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द माइलोजेनेसिस। अब अगर लिम्फोजेनेसिस की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले होते हैं लिम्फोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट से ये बोन मैरो में होते हैं। फिर आगे सर्कुलेशन में 3 तरह के सेल्स आते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स। इसमें से जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं ना, दे आर द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो नेचुरल किलर सेल्स हैं ना, दे आर द इनेट इम्यूनिटी। इसमें से जो बी सेल्स हैं देन दे फॉर्म ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंड टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर इम्यूनिटी। और नेचुरल किलर सेल्स क्या काम करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मीडिएटेड साइटोटॉक्सिक किलिंग। अच्छा, ये चीज़ समझने के लिए ना आपको पहले MHC सिस्टम का पता होना चाहिए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 एंड 2 का। फिर उससे आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से ये सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करते हैं, सो दैट आपको यहाँ से और वो कन्फ्यूजन ना हो। अभी तक कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।